तो ये है डीमन स्लेयर का फाइनल फाइट पार्ट 3, जहां हम कोकुशिबो वाले फाइट पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भैया इस वीडियो के हर एक लाइन में भड़ भड़ के स्पॉइलर है, तो स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में मत रोना। तो बिना समय गवाए चलते हैं इन्फिनिटी कासल के अंदर। तो इस पॉइंट पे डोमा, काइगाकू और आकाजा तीनों मारे जा चुके हैं और मुजान एक कुकुन की तरफ फॉर्म होकर अपने अंदर तमायो को अब्सॉर्ब कर रहा है। जी हाँ, तमायो अब भी जिंदा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने नहीं वाली। वहीं दूसरी तरफ हम टेंगेन, उजुई और रेंगुकू के पिता को देखते हैं, जो कि किरिया उबुयाशिकी को गार्ड कर रहे हैं। हम फॉर्मर वाटर हाशिरा को भी देख पाते हैं, जो कि नेजुको को ट्रीट कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो कि नेजुको को किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है। वेल, मैं आपको बता दूं कि तमायो यहाँ नेजुको को एक ऐसी दवा दे दी थी जिससे कि कोई भी डीमन इंसान में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे मुजान का जो प्लान था ना कि वो नेजुको को कंज्यूम करके सनलाइट को झेल पाएगा, वेल वो काम नहीं करेगा अगर नेजुको ह्यूमन में तब्दील हो गई तो। अब अगर इन्फिनिटी कासल की बात की जाए तो उसे बीवा प्लेयर डीमन जो है नाकी में, वो कंट्रोल कर रही है और वो मुजान की मदद भी कर रही है। ऐसे में ओबोनाई और मित्सुरी नाकीमे पे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो नाकीमे को छू तक नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाकीमे अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट कर पाती है, तो ऐसे में उसके नजदीक तक पहुंच पाना काफी कठिन है। नाउ इन्फिनिटी कासल के अंदर मुइचिरो और ग्योमी ये दोनों साथ में थे, लेकिन चूंकि कासल बार बार बदल रहा था, तो ऐसे में ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ मुइचिरो की मुलाकात होती है अपर मून रैंक 1 कोकुशिबो से। अब कोकुशिबो के पास भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो मुइचिरो को स्कैन करता है, मतलब उसको काइंड ऑफ एनालाइज करता है। कोकुशिबो तुरंत समझ जाता है कि मुइचिरो उसका ही वंशज है, और ये बात वो मुइचिरो को बताता भी है। लेकिन मुइचिरो इस बात से ना सिर्फ डिस्गस्टेड फील करता है, बल्कि वो कोकुशिबो पे हमला भी कर देता है। अब कोकुशिबो यहाँ अपना तलवार तक नहीं निकाला था, इनफैक्ट वो मुइचिरो के अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था, और ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि वो मुइचिरो के फाइटिंग स्टाइल, उसके ब्रीदिंग स्टाइल, इन सभी चीजों को एनालाइज कर रहा था। एट सम पॉइंट कोकुशिबो को लगता है कि उसका ना लड़ना काइंड ऑफ इंसल्ट है, तो ऐसे वो अपना तलवार निकालता है और एक ही वार में मुइचिरो का हाथ काट देता है। अब मुइचिरो को इस फेटल ब्लो से भी कोई असर नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो अपना ब्लीडिंग रोकता है एंड देन अगेन कोकुशिबो पे हमला कर देता है। कोकुशिबो यहाँ अपने तलवार से मुइचिरो को स्टैब करता है एंड देन उसे एक पिलर पे टांग देता है। इसके बाद कोकुशिबो कहता है कि वो मुइचिरो के टैलेंट को देख के काफी इंप्रेस्ड है। I mean, इतना यंग होते हुए भी मुइचिरो इतना स्ट्रांग है। तो ऐसे में कोकुशिबो कहता है कि मैं मुजान से बात करके तुम्हें भी डीमन बनवा दूंगा और तुम अपना हाथ भी फिर ग्रो कर पाओगे। ऑब्वियसली मुइचिरो तो इसके लिए अग्री नहीं ही करने वाला था, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि गेन्या भी यहाँ पहुंच चुका था, जो कि कोकुशिबो पे अपना एम ले रहा था। लेकिन पलक झपकते ही कोकुशिबो एकदम से गेन्या के पीछे आता है और उसका दोनों हाथ काट डालता है। अब गेन्या को देखकर कोकुशिबो को 300 साल पहले की एक बात याद आती है, जब एक स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था जो कि ठीक गेन्या की तरह ही डीमंस को खा लेता था। गेन्या का अंत अब नजदीक था, लेकिन तभी सानेमी आता है और वो गेन्या को बचा लेता है। सानेमी गेन्या से कहता है कि मैं कभी नहीं चाह रहा था कि तुम डीमन स्लेयर बनो, मैं चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, अपना परिवार बनाओ इत्यादि, लेकिन देखो तुम कहां आ चुके हो। गेन्या की हालत देख सानेमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो कोकुशिबो पे अटैक करता है। सानेमी नोटिस करता है कि कोकुशिबो की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो एकदम डिफरेंट लेवल पे है, साथ ही डीमन होते हुए भी वो ब्रीदिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। हम सबको पता है ना कोकुशिबो यूज करता है कौन सा ब्रीदिंग, मून ब्रीदिंग। तो ऐसे में सानेमी और कोकुशिबो के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है और इस लड़ाई में दोनों अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। कोकुशिबो सानेमी के ऊपर ढेर सारे कट्स लगाता है जो कि काफी फेटल थे, लेकिन यहाँ आपको एक बात याद है कि सानेमी का जो खून है वो मरेची ब्लड है, एक ऐसा ब्लड टाइप जिसे डीमंस रेजिस्ट नहीं कर पाते, एंड ऑब्वियसली इससे कोकुशिबो भी विचलित होता है। I mean, वो सानेमी को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वहीं सानेमी अपने कट्स वगैरह का ब्लीडिंग स्टॉप कर रहा था, साथ ही वो अपने मसल को पूरा फ्लेक्स कर लिया था ताकि उसका जो कट वट लगा है ना पेट से, उससे अतरिया वगैरह बाहर ना निकल जाए। सानेमी का इस तरह का जज्बा देखकर कोकुशिबो काफी इंप्रेस्ड होता है और वो कहता है कि सानेमी एक ह्यूमन की तरह नहीं है, मतलब ह्यूमन से कुछ ज्यादा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इतने चोट के बाद भी सानेमी कोकुशिबो पे हमला किए जा रहा था और कोकुशिबो भी अपने आप को संभालता है कि हाँ मरेची ब्लड है, लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ, एंड देन वो सानेमी के अटैक्स को डॉज करता है। ऐसा लग रहा था कि सानेमी का अंत भी एकदम करीब था,
लेकिन तभी इस लड़ाई में एंट्री होती है ग्योमी की, अपने स्टोन हाशिरा, जो कि इस जनरेशन के सबसे ताकतवर हाशिरा हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्योमी तुरंत ही सानिमे से कहते हैं कि तुम अपने घाव वगैरह को स्टिच करो, तब तक मैं इसे संभाल लूंगा। तो फिर क्या था, ग्योमी और कोकुशिबो के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ कोकुशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके देख पाता है कि ग्योमी एक परफेक्ट फिजिकल फॉर्म में है। कोकुशिबो तुरंत ही मान लेता है कि पिछले 300 साल में उसने ग्योमी जितना स्किल्ड इंसान आज तक देखा ही नहीं। इनफैक्ट उसकी फिजिकल फॉर्म भी अलग लेवल पे है। तो इसीलिए कोकुशिबो ग्योमी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है और उसे एनालाइज करना शुरू करता है। वो पाता है कि ग्योमी का जो हथियार है ना, वो चेन मेटल बॉल वाला जिसमें स्पाइक्स जैसा है, वो ऐसे प्योर आयरन से बना है जिसे काटा नहीं जा सकता। इतना प्योर आयरन सेंगोकू एरा में भी ढंग से नहीं मिलता था। मतलब कि ग्योमी ना सिर्फ खुद पावरफुल है बल्कि उसका हथियार भी बहुत अमेजिंग है। वैसे में ग्योमी और कोकुशिबो की जो लड़ाई हो रही थी वो एकदम कांटे की लड़ाई थी। वहीं बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि मुइचिरो अपने अंदर से तलवार निकाल चुका था। मुइचिरो इस पॉइंट पे इतना इंजर्ड हो चुका था कि उसे पता था कि वो अब शायद नहीं बच पाएगा, लेकिन वो ठान लेता है कि मरने से पहले वो कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे बाकियों की मदद हो। मुइचिरो यहाँ गेन्या को कोकुशिबो का बाल खाने को देता है, जिसे खाने के बाद गेन्या तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है। अब तक इस लड़ाई में कोकुशिबो का ही पलड़ा भारी था और ऐसे में ग्योमी डिसाइड करता है कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करेगा। अब ग्योमी के मार्क को अनलॉक करने में एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये कि ग्योमी ऑलरेडी 27 साल का हो चुका है और आप सब लोग जानते ही होंगे कि मार्क को अनलॉक करने के बाद कोई भी 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। तो ऐसे में अगर ग्योमी अपना मार्क अनलॉक करता है तो वो एक दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सब जानकर कोकुशिबो बहुत ही सॉरी फील करता है ग्योमी के लिए, मतलब काइंड ऑफ मॉक कर रहा था कि देखो तुम्हारे जितना स्किल्ड वॉरियर, उसका सारा स्किल वेस्ट हो जाएगा, मार्क को अनलॉक करने के बाद तुम मारे जाओगे। लेकिन ग्योमी कहता है कि मैंने जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया था तभी मैंने मौत को स्वीकार कर लिया था। और रही बात मार्क अनलॉक करने की, तो एक ऐसा डीमन स्लेयर हुआ है हिस्ट्री में जो कि मार्क के साथ 25 साल से ज्यादा जिया था। ऑब्वियसली यहाँ वो योरिची की बात कर रहा था। ऑब्वियसली योरिची की बड़ाई सुन के कोकुशिबो की जल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ ग्योमी ही अपना मार्क अनलॉक नहीं करते, बल्कि सानेमी भी इस पॉइंट पे फाइट में एंटर करता है अपना मार्क अनलॉक करके। दोनों हाशिरा मिलकर कोकुशिबो पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इतना सब के बावजूद वो सिर्फ उसका किमोनो काट पाते हैं। कोकुशिबो एक बार फिर से एक्नॉलेज करता है कि ग्योमी वाकई में सबसे स्किल्ड हाशिरा है, एंड देन वो मल्टीपल अटैक्स करता है जिससे सानेमी की मौत निश्चित थी। लेकिन यहाँ मुइचिरो सानेमी को बचाता है। वहीं गेन्या कोकुशिबो के टूटे हुए कताना को खा लेता है जिससे उसे काफी ताकत मिलती है। इस पॉइंट पे ग्योमी अपने आप को लिमिट से ज्यादा पुश करता है जिससे उसे एक्सेस मिल जाता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का। जी हाँ, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि ग्योमी तो अंधा है, देन वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कैसे कर सकता है? ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत आपको अपने सारे सेंस को वॉइड कर देना होगा एंड देन आप देख पाओगे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की तरह चीजों को। ये काइंड ऑफ हायर सेंस है जिसे आप फील कर पाते हो, मतलब समझ पाते हो, ना कि एक्चुअल देख पाते हो। तो भले ही मैं इसको एक्स-रे विजन से हमेशा कंपेयर करता हूं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वैसे ही कुछ है, लेकिन हाँ, इसके लिए विजन की जरूरत नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, सानेमी, ग्योमी और मुइचिरो तीनों मिलकर कोकुशिबो पे अटैक करते हैं। जहां पे ग्योमी अपना बॉल से कोकुशिबो को हिट करने की कोशिश करता है, वहीं मुइचिरो अपने तलवार से कोकुशिबो के पेट के जो साइड में स्टैब करके उसे पकड़ लेता है। कोकुशिबो रियलाइज करता है कि अब मुइचिरो और ग्योमी दोनों ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं और इसीलिए वो मुइचिरो पे लीथल ब्लोज देता है। लेकिन इतना पिट जाने के बाद भी मुइचिरो कोकुशिबो को छोड़ता नहीं है और इसी का फायदा उठा के गेन्या अपना शॉट लेता है कोकुशिबो पे। ये बुलेट कोकुशिबो के शरीर में धस जाता है एंड देन वहां से ट्री रूट्स निकलता है, जिसके बाद कोकुशिबो उस जगह से हिल नहीं पाता। एक्चुअली में गेन्या अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके ऐसा कर पाया था। देखा जाए तो गेन्या के अंदर डीमन की सारी प्रॉपर्टीज है, एक्सेप्ट कि वो डीमन है नहीं, इंसान है। खैर, इस पॉइंट पे पहली बार कोकुशिबो को फील होता है कि भैया मैं मारा जा सकता है। उसे अपने 500 साल पहले की वो घटना याद आती है जब योरिची एक ही अटैक में उसे ऑलमोस्ट मार दिए थे। वो तो योरिची ओल्ड एज के कारण मारे गए, वरना दूसरे अटैक के बाद तो कोकुशिबो नहीं ही बचता। इसी सब डर से कोकुशिबो विचलित होता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करता है। इतना ही नहीं, वो सबको ब्लास्ट करके अपने से दूर उछाल देता है और उसके शरीर पे अब ब्लेड्स निकल गए थे। इस ब्लेड वगैरह निकलने से गेन्या का शरीर जो था वो आधा कट जाता है। वहीं मुइचिरो की बात की जाए तो वो अपने मौत के बहुत ही करीब पहुंच गया था। ऑल्दो मुइचिरो अभी तक कोकुशिबो को छोड़ा नहीं था। मरने से पहले मुइचिरो कुछ तो एक लीथल ब्लो देना चाहता था और इस पॉइंट पे उसका तलवार रेड टर्न कर जाता है। जी हाँ,
रेड निचिरिन स्वॉर्ड। वो अपने इस रेड स्वॉर्ड को कोकुशिबो के अंदर और भी धांस देता है एंड इस पॉइंट पे कोकुशिबो को अगेन योरिची की याद आती है। अब आपको पता ही होगा कि रेड ब्लेड से बर्न हो जाता है डीमन वगैरह, तो हाँ, कोकुशिबो को बर्न तो फील हो ही रहा था, दर्द भी हो रहा था, साथ ही वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। अब गेन्या जो कि कटा पड़ा था, वो इस हालत में भी कोकुशिबो पे अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है। वहीं सानेमी और ग्योमी कोकुशिबो का गला काटने के पीछे पड़ गए थे। कोकुशिबो को अब अपना अंत नजदीक दिख रहा था और यहाँ हमें अगेन फ्लैशबैक की कुछ बातें दिखाई जाती है, जहां योरिची कहते थे कि आगे जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल होगी, लेकिन कोकुशिबो का मानना था कि हमसे स्किल्ड तो कोई हो ही नहीं सकता है। बट टुडे वी कैन सी कि आज की जनरेशन वाले हाशिरा भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो कोकुशिबो अपने डीमन पावर्स का इस्तेमाल करके भी इन लोगों से कहीं ना कहीं हार रहा था। जी हाँ, सानेमी और ग्योमी कोकुशिबो पे अब भी अटैक कर रहे थे, लेकिन कोकुशिबो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, जहां वो एक बहुत ही भद्दा सा डीमन बनकर दिखता है। कोकुशिबो को खुद पे गर्व था कि गला कटने के बाद भी वो जिंदा है, वो लड़ सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने तलवार पे पड़ती है। दरअसल कोकुशिबो तलवार के रिफ्लेक्शन में देख पाता है कि वो कैसा भद्दा दानव जैसा बन चुका है, जो कि काफी डिस्गस्टिंग है। ये देखकर उसे खुद पे डाउट होता है कि क्या वो पावर के पीछे यानी ताकत के पीछे इतना भूखा है कि वो खुद को ऐसा बना लिया। उसे तो वर्ल्ड का बेस्ट सैमुराई बनना था, लेकिन क्या उसका ये रूप सैमुराई का एक प्रतीक है? नहीं है। इस पॉइंट पे कोकुशिबो कहीं ना कहीं अपना मोटिव लूज कर देता है और हाशिरा लोग तो उसे पीट रहे ही थे। कोकुशिबो यहाँ थोड़ा सा फाइट बैक करता है, लेकिन अंत में वो हारने लगता है क्योंकि अब मोटिव ही नहीं रहा उसका। अंत में कोकुशिबो ये सोचते हुए मारा जाता है कि उसे बस योरिची जैसा बनना था। इस पॉइंट पे ग्योमी सानेमी को रुकने कहता है क्योंकि फाइनली कोकुशिबो हार चुका था। नाउ मुइचिरो बहुत ज्यादा चोटिल था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ग्योमी यहाँ मुइचिरो को थैंक्स कहते हैं क्योंकि मुइचिरो ने इतनी मदद की इस फाइट के अंदर। नाउ मुइचिरो के मरने के बाद हम उसके आफ्टर लाइफ को देख पाते हैं, जहां वो युइचिरो से मिल पाता है। जी हाँ, उसका भाई। वहीं गेन्या का शरीर भी क्रम्बल होना शुरू हो जाता है और सानेमी अपने भाई को इस तरह की हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोता है। सानेमी एक बार फिर से अपने परिवार वाले को खो दिया था और यहाँ पे ग्योमी सानेमी को संभालते हैं और कहते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी मुजान बाकी है। यहीं पे कोकुशिबो वाली फाइट खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोकुशिबो वाली फाइट और अब जो आखिरी 2 पार्ट्स आने वाली है उसमें मुजान पे हम डिस्कस करेंगे, साथ ही जो बीवा प्लेयर है अपने नाकी में उस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो आखिरी 2 वीडियोस को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, 20K लाइक्स का तो एम है ही। 20K 20,000 लाइक्स वही होता है, सेम होता है, बस बोल रहा हूँ जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि भैया जरूरत है उसका। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।